तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम लोग एक मैग्नेटिक सर्किट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में जो है मेरी आप लोगों से बात हुई थी तो मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया था। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों से जो है डिफरेंट टाइप की एनालॉजी के बारे में बात की थी, BH कर्व के बारे में बात की थी, हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में बात की थी। इसी प्रकार से आज नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन अगर आप इस टॉपिक की बात करो, यदि इसे अलग अलग थोड़ा सा हम लोग करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस वर्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। इस वर्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंडक्शन करना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से आप लोग एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर EMF का हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब कह सकते हो सिंपली जनरेशन। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी टॉपिक के रिस्पेक्ट में या इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या फिर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, उसके बेसिस पर दो नियम दिए गए हैं। एक बड़ा ही फेमस साइंटिस्ट होता था, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, फैराडे। काफी सुना होगा आप लोगों ने, शायद क्लास 7th या 8th में होता था। कुछ इस प्रकार से होता था कि आप लोगों ने देखा होगा, साइंस की बुक होती थी, बुक में लिखा होता था कि साइंटिस्ट था 10 साल 20 साल कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए काम करते हुए हो गए थे, लेकिन किसी भी कारणवश बिजली नहीं बना पा रहे थे। फिर लास्ट में जब सब कुछ थक हार गया तो पूरी तरह से सिस्टम को फेंका, और जैसे ही सिस्टम को फेंका तो वहां पर देखा कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन मतलब कि वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो जब सब थक हार गया था, सिस्टम गुस्से में आकर फेंका, तो तब जाकर जाना कि बिजली किस प्रकार से बनेगी। उसी साइंटिस्ट का नाम है फैराडे। फैराडे के बेसिकली दो नियम होते हैं। फैराडे के बेसिकली दो नियम होते हैं। यदि हम फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करूं, यदि मैं फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यदि कहीं पर किसी कोइल या कंडक्टर से, यदि कहीं पर किसी कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू, यदि कहीं पर किसी कंडक्टर या कोइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो उस कंडक्टर या कोइल में एक EMF जनरेट होगा। वो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं दोस्तों, सपोज ये मेरा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर भी बोल सकते हैं, कोइल भी कह सकते हैं हम लोग। ये मेरा कोई कोइल है, इस कोइल के पास सपोज ये मेरा कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल हुआ, ये इसका साउथ पोल हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं यदि इस मैग्नेट को मैं दूर लेकर जाऊंगा, यदि इस मैग्नेट को मैं दूर लेकर जाऊंगा तो हम लोग देखेंगे तो यहां पर फ्लक्स, यानी कि अगर मैं फिलहाल प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं, सपोज यहां से लिंक्ड कुछ फ्लक्स वैल्यू है, यहां से कुछ फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, और वो फील्ड लाइन जब ऐसे जा रही होगी तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं कोइल से भी लिंक्ड है। अब यदि इस मैग्नेट को मैं मूव कराता हूं, यदि मैं दूर लेकर जाता हूं तो यहां पर इस जो लिंक्ड कोइल है, उस कोइल के इसके बीच डिस्टेंस बनेगा। इसे मैं मूव इस साइड कराता हूं तो इसके और इसके बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब यहां पर लिंक्ड जो फ्लक्स था वो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कम। और इस प्रकार से इस कंडक्टर या कोइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कम। और कम होने का मतलब है चेंज होगी, क्या होगी, चेंज। तो इस प्रकार से फैराडे का फर्स्ट नियम क्या ये कहता है, फैराडे का फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट लॉ जो है, यह कहता है कि यदि किसी कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो उस कंडक्टर या कोइल में एक EMF की वैल्यू जनरेट होगी। और EMF का मतलब होता है वोल्टेज। तो हम लोग अगर इसे लिखना चाहे स्टेटमेंट के थ्रू तो कह सकते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, यदि किसी कोइल या कंडक्टर, किसी कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड, किसी कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने पर, उस कोइल या कंडक्टर में EMF जनरेट
होगा। तो फैराडे का फर्स्ट नियम जो है, किसी भी कोइल या कंडक्टर से यदि फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स, ध्यान देना ये लिंक्ड फ्लक्स होना जरूरी है। लिंक्ड फ्लक्स मींस जो फ्लक्स इससे कनेक्टेड था, लिंक्ड भी बोल सकते हैं, कनेक्टेड भी बोल सकते हैं। किसी कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड या कनेक्टेड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने पर उस कोइल में या कंडक्टर में एक ईएमएफ का जनरेशन या जनरेट या इंड्यूस होगा, उसे बोलेंगे हम फैराडेज का फर्स्ट नियम। और यदि मैं बात करूं फैराडेज सेकंड लॉ, यदि मैं बात करूं फैराडेज सेकंड लॉ, तो ये नियम ये कहता, देखो दोस्तों, पहला नियम बोलेगा कि ईएमएफ होगा। पहला नियम बोलेगा कि लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने पर या फ्लक्स, कनेक्टेड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ जनरेट होगा। और जो सेकंड नियम होगा मेरा, सेकंड नियम बोलेगा कि कितना होगा, कितना क्या, कितना ईएमएफ जनरेट होगा। पहला नियम बोलेगा कि ईएमएफ जनरेट होगा, और दूसरा जो सेकंड नियम होगा, सेकंड नियम बोलेगा कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा। और वो जो ईएमएफ जनरेट होता है, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो कहा जाता है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कि हम लोग कह सकते हैं फैराडे के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि यदि किसी कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो उस कोइल या कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होगा। यानी कि पहला नियम सिर्फ ये बताता है कि ईएमएफ जनरेट होगा। और यदि मैं दूसरे नियम की बात करूं तो दूसरा नियम कहता है कि किसी कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू जिस रेट के हिसाब से चेंज होगी, जो उस फ्लक्स को चेंज होने का रेट होगा, जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला नियम बताएगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और सेकंड नियम बताएगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये नियम दोस्तों फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से ही आप लोग या इसी अकॉर्डिंग से याद करना, क्योंकि मैंने यूकेपीएससी 2015 में एक एग्जाम दिया था, रिटर्न जो था इलेक्ट्रिकल बेसिस पर ही, तो उसमें ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था कि फैराडे का फर्स्ट या सेकंड नियम क्या होता है। तो फर्स्ट होगा कि होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, और सेकंड बताएगा कि कितना होगा। आप लोग अपने माइंड में रखना, फर्स्ट बताएगा होगा और सेकंड बताएगा कितना होगा। इसी चीज को हम लोग, सेकंड नियम को हम लोग बोल सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। यदि मैथमेटिकली हम लोग बात करें सेकंड नियम की, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ई इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी टी। और एन भी नहीं, एक्चुअल में जो होता है वो होता है माइनस एन। मैं माइनस के बारे में बताऊंगा, लेंस लॉ भी पढ़ाऊंगा अब से 5 मिनट बाद, तो तब माइनस साइन की बात करेंगे। लेकिन हम सेकंड नियम की बात करें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा और वहां पर क्या लगेगा एन। और ये एन जो मेरा होगा, इस एन की जो वैल्यू होगी, वो एन का मतलब होगा, वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स, किसी कोइल में जितने टर्न्स होंगे वो क्या दिखाएगा मेरा एन। तो फर्स्ट नियम होगा कोइल या कंडक्टर से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज, तो ईएमएफ इंड्यूस। सेकंड नियम जो मेरा होगा वो मुझे बताएगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसकी वैल्यू होगी ई इक्वल्स टू माइनस एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, डी फाई चेंज इन फ्लक्स, डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो माइनस का खेल है, माइनस की जो वैल्यू है, माइनस क्यों आया है, कैसे आया, क्यों ले रहे हैं हम लोग, इस बारे में हम लोग अब से जस्ट 5 मिनट बाद बात करेंगे। जब मैं लेंस लॉ आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि माइनस क्यों लिया। अभी के लिए आप लोग एग्जैक्टली जो सेकंड नियम होता है वो होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी।
आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिलता है, उस बारे में बात कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन, यदि किसी कोइल में n बराबर 500 व उससे लिंक्ड फ्लक्स इक्वल टू 0.4 वेबर हो। यदि किसी कोइल में n नंबर ऑफ टर्न्स n बराबर 500 वेब से लिंक्ड फ्लक्स 0.4 वेबर व 0.04 सेकंड में वह 0.04 सेकंड में फ्लक्स रिवर्स हो रहा हो, फ्लक्स रिवर्स हो रहा हो तो ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं यहां पर, जैसे ईएमएफ है तो इसे ई लिख देता हूं। आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को प्रैक्टिस में लाना, और यदि आप लोगों को कहीं पर भी डाउट लगे कुछ इस तरह तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना कि ई का क्या मतलब होता है। इस तरह से मैं बताऊंगा आपको, जवाब दूंगा वहां पर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुझे कोइल में जो एन की वैल्यू दी है, लिंक्ड फ्लक्स पूछा है, टाइम मेरे को बताया गया है, ईएमएफ की वैल्यू पूछा है। तो पहला नियम हमें लोग बोलता था कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड नियम हमें जो बोलता था वो बताता था ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां पर यदि क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो एन बराबर मुझे 500 दिया गया है, एन बराबर मुझे 500 दिया गया है। फ्लक्स लिंक्ड मुझे 0.4 वेबर दिया गया है। उसके बाद सेकंड रिवर्सल टाइम जो है वो मुझे दिया गया है 0.04 सेकंड। तो हम लोग दोस्तों देखो, आप लोग थोड़ा सा जान सकते हो, सपोज कुछ इस तरह से सिनेरियो रहा होगा, यहां पर ये कोइल मेरा इस तरह से रहा होगा, ये मेरा फ्लक्स रहा होगा, तो ये जो टर्न रहे होंगे यहां पर 500 रहे होंगे, ये जो फ्लक्स इस डायरेक्शन में रहा होगा वो मेरा 0.4 वेबर रहा होगा। अब एग्जैक्टली 0.04 सेकंड के बाद फ्लक्स का रिवर्सल हुआ, एग्जैक्टली 0.04 सेकंड के बाद फ्लक्स का रिवर्सल हुआ, तो 0.04 सेकंड के बाद 0.04 सेकंड के बाद कुछ सिनेरियो इस प्रकार से बना होगा। ये यानी कि फ्लक्स की वैल्यू रिवर्स हुई होगी। यदि पहले ए से बी फ्लक्स जा रहा था तो अब जो फ्लक्स है मेरा बी से ए गया होगा, हालांकि उसकी वैल्यू 0.4 वेबर ही रही होगी, हालांकि उसकी वैल्यू 0.4 वेबर ही रही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई होगी, रिवर्स। तो एन कितना रहा यहां पर 500। तो देखो आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर एन आपको पता है, डीटी भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन यदि फ्लक्स की बात हो, चेंज इन फ्लक्स मेरे से पूछा जाए, तो चेंज इन फ्लक्स में अगर निकालू, चेंज इन फ्लक्स की मैं बात करूं, तो यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स होगा दोस्तों, देखो यदि इस डायरेक्शन में आप लोग पॉजिटिव लेते हो, यदि इस डायरेक्शन में आप लोग फ्लक्स पॉजिटिव मानते हो, तो इस डायरेक्शन में आपको फ्लक्स नेगेटिव मानना पड़ेगा। ये ठीक, आप चाहे मैकेनिकल से हो, आप लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हो कि यदि इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स पॉजिटिव एज्यूम किया है, तो इस डायरेक्शन में मेरा फोर्स वेक्टर कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में भी इसमें आप पॉजिटिव लोगे तो इसमें आपको कौन सा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक, इसका उल्टा भी कर सकते हो, आपके अजम्पशन के बेसिस पर है कि आप इसे प्लस लोगे तो इसे माइनस लोगे, या फिर इसे प्लस लोगे तो इसे माइनस लोगे। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे प्लस में अज्यूम कर ले रहा हूं, तो दोस्तों यहां पर जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो कौन सी मानी जाएगी, ये निगेटिव। ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी इसे मुझे क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव, क्योंकि मैंने यहां ए से बी पॉजिटिव माना है, तो बी से ए जो मेरी डायरेक्शन होगी उसे हम कैसा मानेंगे, निगेटिव। तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब होगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। भाई कहीं पर भी चेंज निकालना होता है मुझे, तो चेंज निकालने का जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू आप लोग जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस होगा वो मेरा चेंज होता है किसी भी चीज में। सपोज आज मेरे में वजन 60 किलो है, कल मेरे में वजन 80 किलो हो जाता है,
तो मेरे वजन में जो चेंज होगा वो फाइनल वेट यानी कि 80 माइनस इनिशियल वेट जो आज था 60, तो 80 माइनस 60 कितना आ गया 20। उसी प्रकार से यहां पर चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अब आप लोगों ने जो फाइनल फ्लक्स लिया है वो फाइनल फ्लक्स है मेरा माइनस, इस डायरेक्शन में माइनस मानोगे 0.4। ठीक भाई, डायरेक्शन फाइनल की माइनस ले लिया आपने, पहले की क्या ली थी प्लस, तो इसमें से माइनस प्लस कितना 0. फ्लक्स तो पहले भी 0.4 ही था, फ्लक्स तो पहले भी 0.4 था, बस डायरेक्शन अपोजिट थी, इसी वजह से पहले वाला मैंने पॉजिटिव लिया, इस बार वाला मैंने क्या लिया नेगेटिव। तो जो मेरा नेट फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा मेरा माइनस 0.8 वेबर। तो फिलहाल यदि मैं बात करूं इस कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हुआ, चेंज होने के बाद फ्लक्स कितना चेंज हुआ 0.8 वेबर। पहले फ्लक्स 0.4 वेबर था, अब टाइम 0.04 सेकंड के बाद फ्लक्स का रिवर्सल हो गया, और रिवर्सल हो गया तो इसका मतलब ये 0.4 से कितना हो गया माइनस 0.8 वेबर। ठीक, अब यहां पर आप लोगों को ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, तो ई बराबर आएगा मेरा माइनस एन की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है 500। डी5 चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इस चीज को अगर आप लोग बोलो तो यही तो डी5 होगा, चेंज इन फ्लक्स। तो ये कितना है मेरा माइनस 0.8 वेबर अपॉन dt। टाइम कितना लिया इस काम में, फ्लक्स के रिवर्सल में टाइम कितना लगा 0.04 सेकंड। तो यहां पर आप नीचे लिखिए 0.04। तो यहां पर आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो, और यहां पर 58400 ये चीज आप लोग चेक करोगे यहां पर, तो 58400 यहां पर बनेगा ये 400 डिवाइडेड बाई 0.04। ठीक, तो उसी तरह से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा मेरा, यहां से 2 जीरो काटिए, यहां पर 2 जीरो बढ़ाइए, 4 से बढ़ेगा, तो यहां पर आ गया मेरा 10,000 वोल्ट। जो भी कुछ है आंसर, जिस प्रकार से भी उस प्रकार से। ठीक दोस्तों, हाँ आप लोगों के बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर माइनस लिया, तो कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग इसे माइनस ले लीजिए, इसे क्या ले लीजिए प्लस। यदि से आप माइनस लोगे, इसे प्लस लोगे, तो यहां पर फाइनल प्लस आएगा, इनिशियल वाला माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस करके जो मेरा आंसर आएगा ऐसा अलग डिफरेंट एज्यूम करने पर आ जाएगा मेरा चेंज इन फ्लक्स 0.8 वेबर। तो कोई बात नहीं, इसे आप यहां पर 0.8 रखिए, यहां पर आंसर आएगा माइनस 10,000। यहां पर आंसर आएगा माइनस 10,000। क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, तो पेपर में या क्वेश्चन में या कंपटीशन में वो सिर्फ आपसे वैल्यू पूछेगा, उसको वैल्यू से मतलब होगा 10,000 से। प्लस या माइनस साइन आप इतने डाटा से एज्यूम या फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। हमें नहीं पता कि साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा इतने डाटा से, तो यहां पर आपको सिर्फ एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, और उसका आंसर होगा 10,000। इस तरह से कुछ भी न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आता है, रिवर्सल अगर होता है तो रिवर्सल के केस में आप इस तरह से इस प्रोसेस को जो है फॉलो करना। तो आगे बात करते हैं, जो ईएमएफ होता है, मैंने आपको फैराडेज नियम बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो मतलब होता है वो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है, वो कन्वर्जन बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है, और वे जो 2 तरीके होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है मेरा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या सेकंड आप लोग जो है उसे आप लोग बोलते हो स्टैटिकली, सेकंड को आप बोल सकते हो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 तरीके हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डायनेमिकली और दूसरा हो सकता है स्टैटिकली। डायनेमिकली आप लोग जानते होंगे, इस वर्ड का जो मतलब होता है वो मतलब होता है मोशन।
डायनेमिकली का जो मतलब होता है वो मतलब होता है मोशन। तो यहां पर किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, यहां पर एक्चुअल में क्या रहा होगा, ये सपोज मेरा कोई कोइल है, ये मेरा यहां पर कोई मैग्नेट है, ये मेरा यहां पर कोई कोइल है, ये मेरा कोई यहां पर मैग्नेट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि इस मैग्नेट को मैं किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दूं, तो यहां पर मैं देखूंगा कि इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज। भाई दूर जाएगा तो फ्लक्स कम होगा, पास जाएगा तो फ्लक्स लिंक्ड ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं जो लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मैं मैग्नेट को यदि मैं मैग्नेट को मूवमेंट दूंगा तो इस मैग्नेट के मूवमेंट के कारण यहां पर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ होगा। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि वास्तव में वो जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वो इंड्यूस हुआ है इस मैग्नेट के मोशन के कारण। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस मैग्नेट और इस कोइल के बीच रिलेटिव मोशन के कारण। ध्यान देना वर्ड, इस मैग्नेट और इस कोइल के बीच रिलेटिव मोशन, क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता है तुम पूरे सिस्टम को घुमाते फिरो ऐसे करके, अगर पूरे सिस्टम को घुमाओगे तो बीच में रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो आसपास सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो ना तो यहां पर फ्लक्स बढ़ेगा, ना यहां पर फ्लक्स बढ़ेगा, ना यहां पर फ्लक्स घटेगा। और जब फ्लक्स ना बढ़ेगा ना घटेगा तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे नहीं होता, यहां पर रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, इस डिस्टेंस का कम या ज्यादा होना जरूरी है, और कम या ज्यादा होगा तो तभी यहां पर फ्लक्स की वैल्यू भी कम या ज्यादा लिंक्ड होगी, और फ्लक्स की वैल्यू कम या ज्यादा लिंक्ड होगी तो तभी हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई होगी, और जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो तभी यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और चूंकि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये रिलेटिव मोशन के कारण हो रहा है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये रिलेटिव मोशन के कारण हो रहा है। किस किस के बीच, कोइल व मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन के कारण। और जब रिलेटिव मोशन या सिर्फ मोशन के कारण हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस होगा जहां पर रिलेटिव मोशन बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट, या कोइल एंड कोइल, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई एक कोइल मेरा ये है, एक कोइल दूसरा मेरा ये है। सपोज इससे मैंने मोशन, यहां पर मैंने कोई सोर्स लगाया, कुछ भी सोर्स लगाया तो यहां पर करंट फ्लो हुआ तो इसका एक फील्ड बना। मैंने बताया आपको किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स बनेगा, तो इसका अपना फ्लक्स बना, वही फ्लक्स यहां से लिंक्ड था। अब यदि इस कोइल को आप लोग मूवमेंट दोगे, इस कोइल को यदि आप लोग मूवमेंट दोगे तो यहां से भी लिंक्ड फ्लक्स होगा। तो दो कोइल भी हो सकती है, एक मैग्नेट और एक कोइल भी हो सकती है। तो आप लोग बोल सकते हो यदि कहीं पर कोइल व मैग्नेट या कोइल और कोइल के बीच, यदि कोइल व मैग्नेट और कोइल के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो जो ईएमएफ होगा वो कौन सा होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। रिलेटिव मोशन बिटवीन कोइल ओकर्स then EMF is known as dynamically induced EMF, यानी कि कहीं पर मोशन के थ्रू ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, बात करेंगे अभी एग्जांपल की भी हम लोग बात करेंगे अभी। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली वर्ड इटसेल्फ सेज एट रेस्ट। स्टैटिक मींस स्टेशनरी, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स। तो स्टैटिक मींस एट रेस्ट, रुका हुआ, स्थिर, जहां पर किसी प्रकार का मोशन नहीं है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है दोस्तों ये इस प्रकार से हो सकता है, जैसे सपोज ये मेरा कोई कोइल है, इसे मैं कह देता हूं कोइल 1, ये मेरा कोई कोइल है, इसे मैंने बोल दिया कोइल 2।
ठीक। अब मैंने क्या किया, यहां पर सपोज इस कोइल 2 से कोई सोर्स कनेक्टेड है, सपोज इस कोइल 2 से एसी क्या देते, एसी सोर्स। ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल में सिखा दिया होगा, कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, तो ऑब्वियस है कि ये कौन सा सोर्स रहा होगा, मेरा एसी सोर्स। बताया गया होगा आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ये मेरा कोइल 1 है, ये मेरा कोइल 2 है, और कोइल 2 से मेरा कोई एसी सोर्स लिंक्ड है। तो एसी सोर्स लिंक्ड है तो यहां से एक एसी करंट फ्लो होगा। कैसा करंट फ्लो होगा, एसी। और एसी करंट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एसी करंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से जो मेरा करंट होगा उसे मैं बोलूंगा एसी करंट। ठीक। तो यहां पर हम लोग देख रहे होंगे दोस्तों, एसी करंट है, जिस प्रकार से करंट की वैल्यू चेंज होगी, जिस प्रकार से करंट की वैल्यू चेंज होगी, उस प्रकार से इस कोइल का, कोइल 2 का, उस प्रकार से कोइल 2 का फ्लक्स चेंज होगा। भाई कोई भी कोइल है, उस कोइल से यदि करंट फ्लो होगा तो उसका अपना एक फ्लक्स होगा, लेकिन वो जो अपना फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, उसके करंट पे। तो ये एक कोइल थी, से भूल जाइए आप अभी, इसे कोइल 1 को आप लोग भूल जाइए। अभी कोइल 2 है, उसमें एक एसी सोर्स है, एसी करंट फ्लो हो रहा है। तो एसी करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उसमें एक चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा है, और जब चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के अनुसार एक उसका अपना फ्लक्स होगा, और वो फ्लक्स भी करंट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि करंट चेंजिंग है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, चेंजिंग, यानी कि फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, चेंज। अब यदि इन दो कोइल को आसपास रखा जाए, यदि इन दो कोइल को आसपास रखा जाए तो आप लोग देख सकते हो इस कोइल का, कोइल 2 का जो फ्लक्स रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा, है ना दोस्तों, इस प्रकार से। यानी कि आप लोग कह सकते हो कोइल 2 का, आप लोग कह सकते हो फर्स्ट का फ्लक्स, कोइल 2 से लिंक्ड होगा, कोइल 2 से लिंक्ड होगा। सप्लाई कैसी है, एसी, तो फ्लक्स कैसा होगा, चेंजिंग, और वही चेंजिंग फ्लक्स किससे लिंक्ड है, कोइल 2 से। तो आप लोग कह सकते हो कोइल 1 का फ्लक्स की जगह भी आप लोग लिख सकते हो चेंजिंग फ्लक्स, कोइल 1 का चेंजिंग फ्लक्स, सॉरी कोइल 2 है, ये ऊपर वाली 2 माने हमने, ऊपर वाले को हमने 2 माना है, तो ये यहां पर कोइल 2, ये यहां पर कोइल 1 से लिंक्ड होगा। कोइल 2 का फ्लक्स कोइल 1 से लिंक्ड होगा, कोइल 1 का कैसा फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स। तो इस कोइल का फ्लक्स था वो, इस कोइल का फ्लक्स था, इससे लिंक्ड है। भाई किसी तरह के मोशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर इसका खुद का करंट चेंजिंग है तो इसका खुद का फ्लक्स चेंजिंग होगा, और कोइल 2 का चेंजिंग फ्लक्स कोइल 1 से लिंक्ड है। तो कोइल किसी यहां पर चेंजिंग फ्लक्स मिल रहा है कोइल 1 को, और क्या किसी तरह का मोशन हो रहा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण रहा, क्योंकि कोइल 1 में एक चेंजिंग सोर्स लगा हुआ था, एसी सोर्स लगा हुआ था, इसके कारण यहां पर एक चेंजिंग फ्लक्स बना, और वही चेंजिंग फ्लक्स कोइल 1 से लिंक्ड हुआ, और कोइल 1 से चूंकि चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड है तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहां पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो इस कोइल 1 और कोइल 2 के बीच किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ कोइल 1 का, कोइल 2 का कोइल 1 से फ्लक्स लिंक्ड है, और कोइल 2 में एसी सोर्स लगा हुआ है, इस वजह से उसका फ्लक्स चेंजिंग है, और वही चेंजिंग फ्लक्स 1 से लिंक्ड है। तो यानी कि 1 से भी एक चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड हो गया, जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, और चूंकि यहां पर किसी तरह का मोशन नहीं हो रहा है तो इस प्रकार का जो ईएमएफ होगा उसे मैं बोलूंगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पर जिस ईएमएफ में इंडक्शन के लिए किसी भी प्रकार के मोशन की जरूरत नहीं पड़ती उसे हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जहां पर किसी प्रकार के मोशन की जरूरत पड़ेगी उसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि हम लोग एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो आप लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस आप लोग अपने कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स में देखते हो, एक होता है ट्रांसफॉर्मर, एक होता है जनरेटर। जनरेटर क्या आप लोग मोटर भी कह सकते हो। अगर मैं बात करूं जनरेटर, तो जनरेटर में देखते हो आप दो पार्ट होते हैं, जनरेटर या मोटर कह लीजिए, दोनों में होता है, हालांकि यूजफुल जनरेटर का होता है लेकिन दोनों में ही होता है, जनरेटर में भी होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड और मोटर में भी होता है, जैसे बैक ईएमएफ कह देते हैं। आगे चल के बात होगी जब मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरेटर और मोटर में यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो आप लोग दो कंपोनेंट देखते होंगे जनरेटर मोटर के, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। एक होता है स्टेटर और एक होता है दूसरा होता है रोटर। तो यहां पर स्टेटर स्थिर होता है, रोटर रोटेट करता है।
तो यानी कि जनरेटर और मोटर में रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन। तो वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जनरेटर और मोटर में, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किस टाइप का होगा? डायनेमिकली इंड्यूस्ड, क्योंकि जनरेटर और मोटर में किसी तरह का मोशन होता है, उसके स्टेटर और रोटर के बीच किसी ना किसी प्रकार का मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, जिसलिए वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जबकि यदि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस की मैं बात करूं, ट्रांसफॉर्मर, यदि बहुत ही मेन डिवाइस की मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, सब लोगों ने देखा भी होगा, कोई मैकेनिकल हो, कोई इलेक्ट्रिकल हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई सिविल हो, कोई बायोलॉजी हो, कोई भी हो, हर किसी ने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा। तो इतना भी देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जिसे मोशन की जरूरत पड़ती हो, या कह सकते हो ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। वहां पर जितने भी पार्ट होते हैं सब स्थिर रहते हैं, कोई भी किसी भी पार्ट में किसी तरह का मोशन नहीं होता। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? स्टैटिक। जबकि जनरेटर या मोटर एक कैसी डिवाइस होती है? रोटेटिंग डिवाइस। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है, और ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कौन सा होता है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो सकता है ये बताया, स्टैटिकली क्या हो सकता है ये बताया, कहां पर डायनेमिकली होगा ये बताया, और कहां पर स्टैटिकली होगा ये बताया। ठीक, तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद हम दो तरह के ईएमएफ और डिवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि खुद की कोइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है या दूसरी कोइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने भी आप लोगों को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था उसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था। मैंने बताया था स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब होता है कि वह ईएमएफ जिसमें किसी प्रकार के मोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये मेरा कोई कोइल है और इस कोइल में मैंने एक एसी सोर्स लगाया है, इस कोइल में मैंने एक एसी सोर्स लगाया है, आईएसी हम लोग बोल देते हैं। और यहां पर एक दूसरा कोई मेरा कोइल है, उस कोइल में फिलहाल कोई सोर्स नहीं लगाया गया, तो मुझे पता है एसी सोर्स यहां पर लगाया तो करंट कौन सा होगा? एसी। और एसी करंट कैसा होता है नेचर में? चेंजिंग। एसी करंट जो होता है नेचर में कैसा होता है? चेंजिंग। तो इसके कारण जो मेरा यहां पर फ्लक्स होगा, जो इसे कोइल आप लोग अब तक 2 बोल लेते तो अब भी 2 ही बोल लीजिए, इसे 1 बोल लीजिए। जो कोइल 2 का मेरा फ्लक्स होगा, ये मेरा फ्लक्स है, ये कुछ इस प्रकार से फ्लक्स रहा होगा, और ये फ्लक्स मेरा कैसा होगा? फाई चेंजिंग। फाई कैसा होगा मेरा? चेंजिंग। फाई जो मेरा होगा चेंजिंग होगा, फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा होगा। और चेंज किसके कारण हो रहा होगा? एसी के कारण। किसके कारण? एसी। क्योंकि सोर्स 2 में, सॉरी कोइल 2 में जो मेरा सोर्स लगा हुआ है वो सोर्स किस टाइप का? एसी। जिस कारण वहां पर एसी की लगातार वैल्यू चेंज हो रही होगी तो फ्लक्स भी लगातार क्या हो रहा होगा? चेंज। और वही फ्लक्स कोइल 1 से लिंक्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोइल 1 से लिंक्ड जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। और जब यहां पर फ्लक्स की वैल्यू, अगर यहां पर फ्लक्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो इस कोइल में एक क्या बनेगा? एक ईएमएफ। तो यहां पर एक क्या जनरेट हो रहा था दोस्तों? ईएमएफ। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो था मेरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक उदाहरण था। तो यहां पर आप लोग कह सकते हो कि कोइल 1 का, कोइल 2 का, यहां पर आप लोग देखना कोइल 2 का फ्लक्स चेंज, कोइल 2 का फ्लक्स चेंज जिसके कारण कोइल 1 का फ्लक्स चेंज, सॉरी कोइल 1 का फ्लक्स चेंज। और मुझे पता है यदि किसी कोइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या जनरेट होगा? एक ईएमएफ। तो यहां पे क्या जनरेट बन गया? क्या बना यहां पर? एक E1। यहां पर क्या बना? एक E1। तो मैं कह सकता हूं कोइल 2 के कारण कोइल 1 में एक क्या बना है? ईएमएफ। कोइल 2 के कारण कोइल 1 में एक क्या बना है? ईएमएफ। तो इस ईएमएफ को मैं बोल सकता हूं म्यूचुअली, इस ईएमएफ को मैं बोल सकता हूं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ को मैं बोल सकता हूं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि यदि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब हो गया किसी अन्य कोइल के चेंज फ्लक्स के कारण, किसी अन्य कोइल के फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होना, यानी कि कहने का मतलब है यहां पर
कोइल 1 में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ? कोइल 2 के चेंजिंग फ्लक्स के कारण। तो इस प्रकार का जो ईएमएफ होगा उसे मैं बोलूंगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड। म्यूचुअली मतलब दूसरा, म्यूचुअली मतलब दूसरे के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरे कारण जो फ्लक्स चेंजिंग हुआ है उसके कारण कोइल 1 में जो ईएमएफ, दूसरी कोइल का फ्लक्स चेंज हुआ, इसके कारण कोइल 1 में ईएमएफ जनरेट हुआ और इस ईएमएफ को मैं बोलूंगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी प्रकार से एक ईएमएफ और होता है जिसे हम लोग बोल देते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे कि नाम ही आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है, सेल्फ मतलब खुद के अंदर, सेल्फ मतलब खुद के अंदर। देखो दोस्तों, कोइल 2 थी, कोइल 2 में सोर्स कैसा लगा हुआ था? एसी, जिसके कारण कोइल 2 का एक फ्लक्स बना और वह कोइल 2 का फ्लक्स वो 2 से भी लिंक्ड है, साथ ही साथ प्लस 1 से भी लिंक्ड है। कोइल 2 का जो फ्लक्स है वो कोइल 2 से भी लिंक्ड है, वो कोइल 1 से भी लिंक्ड है। तो कोइल 1 में भी एक ईएमएफ जनरेट हुआ जिसे मैंने नाम दिया म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी प्रकार से अब भाई कोइल 2 का फ्लक्स है, ये मेरा कोइल 2 है, इससे मेरा फ्लक्स लिंक्ड है, इसका अपना फ्लक्स है, हालांकि इसका अपना फ्लक्स है लेकिन है तो इससे लिंक्ड ना। भले ही कोइल 2 का फ्लक्स हो, भले ही कोइल 2 का फ्लक्स हो, लेकिन है तो कोइल 2 से लिंक्ड ना। तो कोइल 2 से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज। और जब कोइल 2 से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो हम लोग देख सकते हैं, यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो कोइल 2 में फ्लक्स चेंज हुआ तो यहां पर एक ईएमएफ जनरेट हुआ जिसका नाम आप लोग E2 दे दीजिए। वो E2 जो ईएमएफ बना वो किसके कारण बना? कोइल 2 में फ्लक्स के चेंज के कारण, हाँ या ना? तो आप लोग देख सकते हो, खुद का करंट था, खुद का फ्लक्स था, खुद का चेंज हुआ जिसके कारण क्या बना? ईएमएफ। यानी कि यदि खुद कोइल के अंदर, खुद ये मेरा कोई कोइल है, इस कोइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है, इस कोइल का फ्लक्स चेंज होता है, इस कोइल का फ्लक्स चेंज होता है, इस खुद के कोइल के फ्लक्स चेंज होने के कारण इस खुद का एक ईएमएफ बनता है। तो उस खुद के ईएमएफ को मैं बोलूंगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैं कह सकता हूं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में अपना या कोई कोइल स्वयं के चेंजिंग फ्लक्स के कारण, स्वयं के चेंजिंग फ्लक्स के कारण उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दो तरह का ईएमएफ हुआ, एक सेल्फ इंड्यूस्ड, इसके बारे में आगे बात चलेगी, इंडक्टर के बारे में बात होगी, अभी आप लोगों को बताऊंगा डीपली हो थोड़ा सा मैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई कोइल है, उस कोइल के अंदर यदि खुद के फ्लक्स के चेंज के कारण एक ईएमएफ जनरेट हुआ होगा तो उसे मैं बोलूंगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यदि किसी अन्य कोइल के फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ जनरेट हुआ होगा तो उसे बोलूंगा मैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे जिस प्रकार से यहां पर E2 को मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो भाई यहां से कोई सोर्स कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका अपना कोई फ्लक्स नहीं है। यहां पर जो फ्लक्स है वो किसके कारण है? 2 के कारण। तो E2 जो मेरा होगा, E2 मैं बोलूंगा खुद का फ्लक्स था, इसका खुद का फ्लक्स था, वो चेंज हुआ जिसके कारण खुद का ईएमएफ बना, तो उसे नाम मैंने दिया E2। इसी प्रकार से E1 की यदि मैं बात करूं तो E1 जो मेरा होगा किसी दूसरे कोइल के, इस कोइल के चेंज फ्लक्स के कारण, इस कोइल के चेंज फ्लक्स के कारण इस कोइल में एक ईएमएफ जनरेट हुआ तो उसे नाम मैंने दिया E1। और उसे किस कैटेगरी में रखा मैंने? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर से इस चीज को थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर से परिचित होंगे। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से हम लोग ट्रांसफॉर्मर को ड्रॉ करते हैं, बुक्स में भी जो होता है इस प्रकार से होता है। यहां पर उसकी ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है इस प्रकार से, आप लोगों ने देखा होगा। यहां पर उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है इस प्रकार से, ये है ना, ये इस प्रकार से यहां पर उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक। यहां पर आप लोग इनपुट सप्लाई देते हो जिसे V1 का नाम देते हैं, यहां पर एक आउटपुट सप्लाई आती है जिसे हम नाम देते हैं V2 का। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा यहां पर यदि मैं बात करूं, ये मेरी प्राइमरी कोइल है, इसे कोइल 1 कह दीजिए आप, इसे कोइल 2 कह दीजिए।
यहां पर होगा क्या देखना आप लोग दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो भी यहीं से होता है। ये मेरा कोइल है, इस कोइल के कारण इसमें करंट हुआ, करंट चेंज हो रहा है। सपोज ये ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई कैसी जाती है, एसी, तो एसी जाती है, तो यहां पर एक प्राइमरी जो एसी करंट फ्लो हो रहा है, उस एसी करंट के कारण यहां पर चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा है, और चेंजिंग करंट के कारण इस कोइल का फ्लक्स कैसा होगा, इस कोइल का फ्लक्स होगा चेंजिंग, और वो जो मेरा फ्लक्स होगा वो फ्लक्स मेरा इस कोर के अंदर से सेटअप होगा, कोर के। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन अभी, हालांकि इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन आप लोग कहोगे सर कोर से क्यों हो रहा, एयर से क्यों नहीं जा रहा, तो इसका रीजन ये होता है, जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है, इसका जो रिलक्टेंस होता है, इसका जो रिलक्टेंस होता है, आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में शायद पढ़ाया था आप लोगों को, S बराबर 1 अपॉन या L अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन ए, है ना, आप लोगों को बताया होगा। S बराबर लास्ट क्लास में L अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए, रिलक्टेंस आप लोगों को बताया था, रिलक्टेंस का मतलब होता था अपोजिशन, फ्लक्स सेटअप करने के लिए अपोजिशन। जो काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस कर रहा था, वही काम मैग्नेटिक सर्किट में कौन करेगा, रिलक्टेंस। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा आप लोगों को, एयर जो होता है, एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है, तो फ्लक्स यहां से ना फ्लो होकर कहां से फ्लो होने की कोशिश करेगा, लो रिलक्टेंस पाथ से। और लो रिलक्टेंस पाथ कौन सा होता है, ये कोर वाला, ये जो कोर वाला पाथ होगा ये लो रिलक्टेंस पाथ होगा, तो फ्लक्स जो मेरा होगा इधर उधर से ना जाके इस कोर के अंदर से सेटअप होने की कोशिश करेगा। इसलिए ये कोर बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की, मैग्नेटिक मटेरियल की, जिससे कि जो मेरा फ्लक्स है वो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स जो है मेरा कोर के अंदर कन्फाइन रहे, है ना। आप लोग इस बारे में बात करेंगे अभी ट्रांसफॉर्मर के बेसिक में, अभी मुझे वहां पर डीपली नहीं जाना, मुझे सिर्फ ये बताना है ये मेरा प्राइमरी साइड है, यहां पर एसी करंट गया, एसी करंट के कारण चेंजिंग फ्लक्स हुआ, और वो चेंजिंग फ्लक्स यहां से होता हुआ, इसका चेंजिंग फ्लक्स यहां से होता हुआ इस प्रकार से सेकेंडरी से कनेक्ट होगा। दोस्तों प्राइमरी का फ्लक्स होगा, लेकिन कनेक्ट किससे होगा, सेकेंडरी से। तो जो सेकेंडरी में ईएमएफ बनेगा, वो किस कोइल के फ्लक्स चेंज के कारण बनना है, 1 के। तो जो V2 होगा मेरा, उसे मैं बोलूंगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहां पर जो मेरा सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो कोइल फर्स्ट के चेंज इन फ्लक्स के कारण हो रहा है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि भाई मेरा सेकेंडरी कोइल में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैकेनिकल के स्टूडेंट हो सकता है इस चीज को ना जानते हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल के जानते होंगे। अभी इस बारे में डीपली बात होगी जब मैं ट्रांसफॉर्मर से शायद 2 क्लास के बाद ट्रांसफॉर्मर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो तब बात होगी। यहां पर एक बैक ईएमएफ होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों होगा, क्या फायदा होगा, कैसे होगा, उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहां पढ़ाया था, ये मेरा E2 भले ही मैंने इसे सेल्फ बोला हो, लेकिन ये सेल्फ नहीं है, ये बैक ईएमएफ का काम कर रहा है। उस बारे में बात होगी जब मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब आप लोगों को मैं ट्रांसफॉर्मर उस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप लोग जो है पेपर में जाए, एग्जाम में जाए, ट्रांसफॉर्मर को इजिली क्रैक करके आए, तो तब बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो यहां पर आप लोग देखना, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी है, इस प्राइमरी के खुद के करंट के कारण खुद का फ्लक्स चेंज हुआ, इस प्राइमरी के खुद के करंट के कारण खुद का फ्लक्स चेंज हुआ, और खुद का भाई भले ही ये फ्लक्स था इससे लिंक्ड है, लेकिन ये फ्लक्स इस खुद से भी तो लिंक्ड है, और खुद से लिंक्ड फ्लक्स अगर चेंज होगा तो खुद का भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ को मैं नाम दे देता हूं E1। पढ़े लिख के लोग उसे नाम दे देते हैं बैक ईएमएफ। आगे चल के आप लोग भी इसे EB के नाम से जानोगे, लेकिन अभी से E1 का नाम दे देते हैं। तो ये जो E1 हुआ है वो खुद के चेंज इन करंट या खुद के चेंज इन फ्लक्स के कारण हुआ है। तो इसलिए E1 को जो मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान देना मैं क्या बोला, E1 मतलब प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा उसे E1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो किसके कारण होगा, वो होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ट्रांसफॉर्मर में दोनों तरह के ईएमएफ होंगे, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ईएमएफ होगा, तो सही आंसर होगा सेल्फ एज वेल एज म्यूचुअल दोनों। हाँ, अगर पूछता सेकेंडरी में कौन सा होगा, आउटपुट किसके कारण देगा, तो दोस्तों आउटपुट सिर्फ इसके कारण देता है, और ये होता है मेरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हालांकि
आपको जब अगर कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन देकर रखेगा, वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मैं समझता हूं कि ये अगर कुछ भी है तो हिस्सा तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही है, हाँ या ना। आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बताई है, तो चाहे ये इंडक्शन हो चाहे ये इंडक्शन हो, लेकिन पार्ट किसके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो अगर क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ऑप्शन होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और थर्ड ऑप्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि दोनों ही है, इसमें दोनों ही है, लेकिन दोनों किसके पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग देख लेना, जब आप लोग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो आप लोगों को इजीली वहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये सब बात थी, मैंने सेल्फ इंड्यूस्ड आप लोगों को समझाया, म्यूचुअल इंड्यूस्ड आप लोगों को समझाया। अब मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप लोगों को, मैंने ईएमएफ भाई बता दिया, ईएमएफ की मैंने डायरेक्शन आप लोगों ने, सॉरी ईएमएफ की जो वैल्यू थी फैराडे के सेकंड नियम के अनुसार मैंने E = -NdΦ/dt बता दिया। तो हम अब थोड़ी सी और बात करते हैं, यहां पर थोड़ी सी यहां पर और बात करते हैं। मैं आप लोगों को अब डायरेक्शन समझाने की कोशिश करता हूं कि जो मेरा ईएमएफ होगा उस ईएमएफ की डायरेक्शन, या फिर कह सकते हो पोलरिटी जिसे लोग कहते हैं, कि उसकी ईएमएफ की पोलरिटी क्या होगी। तो आप लोग सबसे पहले नोट डाउन लिखिए लेंस लॉ, लेंस लॉ। इस नियम की सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स होंगे वे भी इस नियम को पढ़ते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी इस नियम को पढ़ते होंगे, सिविल के स्टूडेंट्स हैं वे भी इस नियम को पढ़ते होंगे। काफी प्रचलित, काफी फेमस नियम है और हर जगह एप्लीकेबल होता है ऑलमोस्ट। ठीक, ये नियम क्या कहता है, ये नियम जो कहता है वो कहता है कि इफेक्ट अपोज द कोज, इफेक्ट अपोज द कोज, यानी कि प्रभाव कारण का विरोध, प्रभाव कारण का विरोध करता है, प्रभाव कारण का विरोध करता है। इसका मतलब होता है, आप लोगों को मैंने हिस्टैसिस पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इफेक्ट लैग्स बिहाइंड द कोज, इफेक्ट प्रभाव जो होगा कारण के पीछे होगा। ठीक उसी प्रकार से लेंस लो, इफेक्ट जो होगा या प्रभाव जो होगा वो क्या करेगा, कारण का अपोज। मैं समझाता हूं आप लोगों को। सपोज ये मेरा मार्कर है, देखना भाई लोग, आप लोग देखना ये मेरा मार्कर है। मार्कर भी छोड़िए, आप लोग इस बोर्ड की बात कर लेते हैं, यहां से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मेरा बोर्ड है, सपोज मैं इस बोर्ड को, ठीक है यहां छोड़, तो लेंस लॉ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं यहां पर, देखो आप लोग, मैं समझाता हूं आपको, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लेते हैं हम लोग पहले। ये मेरा कोई कोइल है, सपोज ये मेरा यहां पर, समझना आप लोग, इसे कोई मैग्नेट है, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, मेरा कोई कोइल है। सपोज मैं इस मैग्नेट को, सपोज लेंस लॉ को समझने के लिए, सपोज मैं इस मैग्नेट को इस साइड मूव कराता हूं, कोइल के पास मूव कराता हूं। मैं इस मैग्नेट को फोर्स कर रहा हूं, अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया है। मैं इस जो है मैग्नेट को फोर्स कर रहा हूं, फोर्स इस पर लगा रहा हूं कि ये जो मैग्नेट है मेरा उस साइड जो है मूव करे, इस साइड जो है मेरा ये मैग्नेट मूव करे। तो यहां पर आप लोग देखना, ये मूव करेगा, ठीक, ये मूव किया इस साइड, तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई। ठीक है दोस्तों, इसे भी यहां पर आप लोग अगर किसी लोड से रिप्रेजेंट कर दो, कोई लोड सपोज शॉर्ट सर्किट है, वो क्यों है वो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को भी। सपोज इस तरह से कुछ है, ये कोइल थी, कोइल से कोई लोड कनेक्टेड है, लोड ही दिखाया मैंने, ये बल्ब भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ दिस कोइल। ये मैंने मैग्नेट था, इस मैग्नेट को मैंने कोइल के पास मूव कराया, तो इस कोइल से जो लिंक्ड फ्लक्स था उसकी वैल्यू चेंज हुई, और जब लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई तो यहां पर एक ईएमएफ जनरेट हुआ। यहां तक की कहानी मैं आप लोगों को बता चुका। अब यहां पर देखना दोस्तों, ईएमएफ जनरेट हुआ है, यहां पर
ये मेरा यहां पर इस तरह से ईएमएफ जनरेट हुआ है। अब ईएमएफ जनरेट हुआ, वोल्टेज जनरेट हुआ, लोड से कनेक्ट कर दिया आपने, लोड से कनेक्ट कर दिया, यहां पर ईएमएफ एक बना है, वोल्टेज एक बना है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया थ्रू द लोड। आपको सर्किट आपका पूरा हो गया, एक वोल्टेज आपका बनना है, सर्किट पूरा हो गया, तो निश्चित तौर पर यहां कुछ ना कुछ करंट फ्लो रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई सर्किट में मेरा करंट फ्लो हुआ आई। ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपको। मैंने इस मैग्नेट को मूव कराया जिसके कारण यहां पर फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई, जिसके कारण यहां पर ईएमएफ जनरेट हुआ। और चूंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा, सर्किट कंप्लीट ना होता तो करंट जीरो होता। ये ध्यान देना आप लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बेसिक में भी सीखे होंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग को एक्सप्लेन करने की। अगर यहां से सर्किट पूरा ना होता तो सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट क्लोज पाथ नहीं बना पाएगा, जिसके कारण करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन यहां पर मैंने सर्किट कंप्लीट किया है, सर्किट जब कंप्लीट हुआ है तो पाथ कंप्लीट हुआ है, जिसके कारण करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब मैंने यहां पर मूवमेंट कराया, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, आगे करंट फ्लो हुआ, है ना। अब दोस्तों देखो, इतना तो आप लोगों को पता है, यदि किसी कोइल में करंट फ्लो होगा, यदि किसी कोइल में करंट फ्लो होगा तो उस कोइल में एक फ्लक्स बनेगा। आप लोगों को बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ाया था, मैक्सवेल नियम पढ़ाया था, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ाया था, ये सॉरी मैक्सवेल नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ आप लोगों को पढ़ाया था। और मैंने बताया था आप लोगों को फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी तभी तो निकालेंगे जब कुछ होगी, और वो हो किस केस में रही थी, क्या बेसिक फंडा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर ईएमएफ जनरेट हुआ, सर्किट पूरा हुआ, करंट फ्लो हुआ, जिसके कारण इस कोइल में भी एक अपना इसका फ्लक्स बनेगा, इसका अपना एक फ्लक्स बनेगा। तो यहां पर आप लोग देखना, यहां पर आप लोग देखना कारण क्या है। कारण, यदि इस पूरी कहानी में मैंने मैग्नेट को मूवमेंट कराया, मूवमेंट के कारण यहां पर चेंज इन फ्लक्स हुआ, ईएमएफ। भाई देखो, अगर आप स्टेप वाइज बात करो तो सबसे पहले मैंने मूवमेंट कराया, मूवमेंट कराने के बाद चेंज इन फ्लक्स हुआ, फाई चेंज, है ना। फाई चेंज के कारण ई इंड्यूस, और चूंकि सर्किट शॉर्ट है तो आई का फ्लो, आई फ्लो, है ना। और आई फ्लो हुआ तो इसका मतलब कोइल का अपना फ्लक्स, कोइल का अपना फ्लक्स बना। पूरी जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से होगा, कोइल का अपना फ्लक्स बना। तो यहां पर आप लोग देखो कारण क्या होगा, कारण है यहां पर मूवमेंट, कारण है यहां पर मूवमेंट, और प्रभाव जो है मेरा, प्रभाव निकल करके आया भाई कोइल का अपना फ्लक्स। तो प्रभाव जो मेरा आया वो आया कोइल का अपना फ्लक्स। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा कारण रहा था, कारण क्या रहा था, मूवमेंट, ना घुमाता तो फ्लक्स ही ना बनता, घुमाया, मूव कराया तो फ्लक्स बना। अब देखो लेंस लॉ ये बोलता है, लेंस लॉ ये बोलता है कि इफेक्ट अपोज द कोज। तो जो मेरा प्रभाव होगा वो प्रभाव मेरा इस कारण का क्या करेगा, अपोज। यानी कि कोइल का जो मेरा अपना फ्लक्स रहा होगा, कोइल का जो मेरा अपना फ्लक्स रहा होगा, वो फ्लक्स इस फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज, इस मूवमेंट का क्या करेगा, अपोज। अब आप लोग बताइए, ये मैग्नेट आप इसे इधर धकेल रहे हो, इसके अपोज करने के लिए इसे रोकने वाली फोर्स चाहिए या अट्रैक्ट करने वाली फोर्स चाहिए। आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर इसे भाई मूवमेंट को इसके रोकना है तो एक फोर्स मुझे इसकी एंटी साइड में लगानी पड़ेगी, अपोजिट, इसका अपोजिट लगानी पड़ेगी। यानी कि मेरा फोर्स यहां पर कुछ इस प्रकार से लगना चाहिए। और दोस्तों सब लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ह्यूमन नेचर भी होता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, सेम रेपेल्स। जो सेम होगा प्रतिकर्षित करेगा, अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सोसाइटी भी यही चीज को जो है फॉलो करती है। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर मुझे इसे फोर्स रोकना है, इसके मूवमेंट को ऐसे रोकना है। जब रोकना है तो यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, मतलब रेपल करने वाले रिपल्सिव फोर्स लगने चाहिए। और रिपल्सिव फोर्स के लिए आप लोग बताओ, यहां पर मैग्नेट, जब भाई फ्लक्स बना इसका तो पोल भी तो बने होंगे, तो जब पोल बने होंगे तो यहां पर पोल कौन सा बनना चाहिए,
प्रतिकर्षण के लिए यहां नॉर्थ है तो यहां भी पोल कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ। भाई अगर नॉर्थ तो होगा तो ही तो प्रतिकर्षण करने वाली फोर्स लगाएगा, नहीं तो क्या करेगा, साउथ यहां पर बना दोगे तो खींचेगा, मूवमेंट और भी तेज करेगा, लेंस लॉ फॉलो नहीं होगा। तो लेंस लॉ फॉलो होने के लिए इफेक्ट अपोज द कोज, इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, यहां पर फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स, और कारण क्या है इसका, मूवमेंट। तो यहां पर फ्लक्स इस प्रकार से बनेगा, यहां पर फ्लक्स इस प्रकार से बनेगा कि वो उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा, और जब मूवमेंट को रोकेगा यहां पर फोर्स कौन सी लगनी चाहिए, मूवमेंट। भाई इधर की तरफ ही आ रहा है, इधर की तरफ ही आ रहा है, तो इसे रोकने के लिए अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि यहां पर पोल कौन सा बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। ठीक दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा और इलेबोरेट में कर देता हूं। अगर हम लोग बात करें यहां पर, सपोज ये मेरा कोइल है, सपोज ये मेरा कोइल है, ये मेरा मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल ही कह लीजिए आप लोग, ये साउथ पोल कह लीजिए, इस मैग्नेट को मैं इधर मूव करा रहा हूं। अब देखो आप लोग दूर लेकर जा रहे हो, आप लोग देखो मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हो, तो दूर ले जाने पर भी यहां सर चेंजिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज। जब भाई लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई तो यहां पर भी एक ईएमएफ बना होगा, और यदि मैं किसी लोड के थ्रू शॉर्ट सर्किट कर दूं तो यहां पर करंट फ्लो होगा, और किसी कोइल से करंट फ्लो होगा तो उसका भी अपना क्या बनेगा, एक फ्लक्स बनेगा, और वो जो फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, वो फ्लक्स इस डायरेक्शन में बनेगा कि इस मैग्नेट के मूवमेंट को रोका जा सके। लेंस लॉ ये कहता है कि ये जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स इस डायरेक्शन में बनेगा कि इस मैग्नेट के मूवमेंट को रोका जा सके, और इस मैग्नेट के मूवमेंट को रोकने के लिए ये दूर जा रहा है तो इसे खींचना पड़ेगा। भाई दूर जा रही है चीज, उसे खींचना पड़ेगा, और खींचने के लिए फोर्स कैसी लगानी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि इसे अपनी ओर खींचेगा तो कौन सी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के लिए यहां पर पोल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया होगा इसका कौन सा पोल आना चाहिए, यहां पर साउथ पोल। तो उस हिसाब से यहां पर पोल कौन सा बनना चाहिए, साउथ, यहां के हिसाब से कौन सा बनना चाहिए, नॉर्थ। तो इस प्रकार से मैंने आपको लेंस लॉ समझाने की कोशिश की है। प्रभाव जो होगा कारण का क्या करेगा, अपोज। ये तो मैंने आपको डायनेमिक में दिखाया था, अभी मैं आपसे इस बारे में स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में भी बात करूंगा। ट्रांसफॉर्मर में देख लेते हैं पहले दोस्तों हम लोग। एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये मैंने बल्ब बना दिया कोई, ठीक, दिमाग का बल्ब। ये नॉर्थ, ये साउथ। लोग सोच रहे होंगे नॉर्थ ईयर बार क्यों इस साइड रखा जा रहा है, साउथ क्यों नहीं रखा जा रहा है, तो आप लोग खुद कर सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक, सपोज मैंने इस नॉर्थ को इधर मूवमेंट देता हूं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, ठीक। इसे पॉइंट ए बी, क्वेश्चन, सर्किट में करंट की क्या डायरेक्शन, सर्किट में करंट की क्या डायरेक्शन होगी। सर्किट में करंट की क्या डायरेक्शन होगी, मूवमेंट इस प्रकार से गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, हालांकि मैंने यहां नहीं लिखा लेकिन ये गिवन है, ठीक। अब देखो आप लोग, भाई आपने मूवमेंट इधर कराया, फ्लक्स चेंज हुआ, इस कोइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू क्या हुई, चेंज, ठीक है। जब लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई
तो इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हुआ, बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई तो इसका मतलब इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ। सर्किट शॉर्ट है, इसका मतलब करंट फ्लो हुआ। अब मुझे निकालना है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गया, वो करंट फ्लो हुआ, करंट के कारण इसका अपना एक फ्लक्स भी बना होगा, सेम प्रोसीजर जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये मेरा यहां पर फील्ड कैसा बनेगा। ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलकर आप लोग देखोगे ट्रांसफॉर्मर में पोलरिटी टेस्ट पढ़ोगे, लोग पोलरिटी निकालते हैं, प्लस कहां माइनस होगा। आप लोग सीधा वाइंडिंग देखना, वाइंडिंग देखकर आंसर निकालना क्या होगा क्या नहीं होगा। याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को पता है, इधर आपने मूवमेंट इसका कराया ऐसे, इधर मूवमेंट कराया, तो एक बात तो तय है कि इसका सब काम धाम के बाद जो काम धाम आपको पीछे सिखाया, यहां पर पोल कौन सा बनेगा, नॉर्थ। यहां पर पोल कौन सा बनेगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो अपना फ्लक्स होगा उसका यहां पर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। यहां पर कौन सा पोल, अगर यहां नॉर्थ बनेगा तो यहां पर कौन सा पोल बन जाएगा भाई, साउथ। अब आप लोग देख लीजिए, नॉर्थ है तो जाहिर सी बात है फील्ड कुछ इस प्रकार से रहा होगा, क्योंकि मूवमेंट इस प्रकार से हो रहा था, मूवमेंट इस साइड हो रहा था, तो इसका अपोजिशन करने के लिए यहां पर नॉर्थ पोल लगेगा, और नॉर्थ पोल लगेगा, ये साउथ पोल हो गया। मुझे पता है नॉर्थ से फील्ड कहां को निकलता है, बाहर को, तो फील्ड की मेरी ये डायरेक्शन यहां पर इस प्रकार से रही होगी। समझ सकते हो आप लोग यहां तक। अब देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को समझाया था लास्ट क्लास में भी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाया था, मैंने बताया था कि आपको हमेशा फर्स्ट वाइंडिंग, फर्स्ट टर्न देखना है। आपको हमेशा वाइंडिंग का फर्स्ट टर्न देखना है कि मेरा करंट या फ्लक्स की डायरेक्शन किस साइड होगी, किस साइड, या करंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, किस साइड नहीं होगी। आपको मैंने बताया था, यहां पर आपको भाई ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कोई कंडक्टर है, आपको यहां पर फ्लक्स की डायरेक्शन मिल गई, आपको पता है कि ये मेरा फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, तो क्या आप लोग करंट की डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, आप लोग इजीली निकाल सकते। आप लोगों को मैंने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ाया। राइट हैंड ग्रिप रूल में मैंने आप लोगों को बताया कि यदि मेरा जो थंब होगा, यदि मेरा थंब इस प्रकार से राइट हैंड को अगर मैं होल्ड करूं, यदि मेरा थंब करंट की डायरेक्शन दिखा रहा होगा, तो फिंगर किसकी दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर वाइस वर्सा। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इस कोर का जो फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या है, देखो भाई इधर, ये जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इसका फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो आप लोग देखना फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो करंट की दोस्तों थोड़ा सा समझना, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो उंगलियों वाली रही होगी। भाई फील्ड तुम्हें मिल गया, तुम्हें करंट निकालना है, फील्ड को अंगूठे पर रखो, वाइस वर्सा बताया था ना, तो उंगलियां किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की। अब आप लोग देखो, फर्स्ट टर्न आपका गायब है, फर्स्ट टर्न आपका यहां से गायब है, तो निश्चित तौर पर पीछे की साइड से इस तरह से लपेटा गया होगा, तो मेरा जो करंट की डायरेक्शन नहीं होगी वो कुछ पीछे से इस प्रकार से आ गया होगा, इस प्रकार से, यहां से चल के ऐसे, फिर यहां से ऐसे ऐसे करके। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि करंट की डायरेक्शन मेरी कुछ इस प्रकार से रही होगी, तो यहां से करंट ऐसे गया होगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन होगी B2A। इस तरह से आप लोग लेंस लॉ का जो है यूज कर सकते हो। आगे ट्रांसफॉर्मर को लेकर भी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं, बताता हूं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मर में चीज आप अप्लाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड आप लोगों को डिफरेंट बुक्स होती है, उन बुक्स में जाकर आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वीके मैथ आप लोग सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पर टॉपिक वाइज थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग इस बुक को मैग्नेटिक सर्किट के लिए प्रीफर कर सकते हो। यदि मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर हुआ कुछ इस प्रकार से, ये सपोज ये मेरा वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से है, यहां पर कुछ वाइंडिंग है इस प्रकार से, ये लोड मान लीजिए आप लोग इस प्रकार से, यहां पॉइंट ए कह दीजिए, यहां पॉइंट बी बोल दीजिए आप लोग। ये सपोज मेरा, मुझे क्वेश्चन दिया है, यहां पर आप सी कह दीजिए, यहां पर डी कह दीजिए। क्वेश्चन है सी डी की तुलना में, सी डी की तुलना में हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर है, तो ए व बी में कौन हायर
ए व बी में कौन हायर पोटेंशियल पर होगा, ए व बी में कौन हायर पोटेंशियल पर होगा। आप लोगों को दिया है, देखो क्वेश्चन देखना दोस्तों, सी को डी की तुलना में हायर बताया है, इसका मतलब हायर को किससे दिखाते हो आप लोग, प्लस से, डी को माइनस से। अब मेरे से पूछा है कि भाई ए प्लस होगा या बी प्लस होगा, तो यहां पर देखना आप लोग, ये प्लस है मेरा, ये माइनस है। आपको पता है कि करंट प्लस से माइनस की साइड जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन मेरी कुछ इस प्रकार से रही होगी। पहला टर्न आप लोग देखोगे ये गायब हो गया, ये पोर्शन देखना, ये पोर्शन यहां पर गायब हो गया, इसका मतलब पीछे से आया होगा इस प्रकार से, तो करंट की डायरेक्शन जो है इस प्रकार से रही होगी। तो यहां से फ्लक्स की डायरेक्शन कहां बनेगी, नीचे। यहां से फ्लक्स की डायरेक्शन कहां बनेगी, नीचे। तो मेरा जो फ्लक्स रहा होगा, मेरे फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रही होगी, ये यहां से ऐसा फ्लक्स चला होगा दोस्तों, ये फ्लक्स रहा होगा मेरा यहां पर, ये फ्लक्स रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। आप लोग यहां से फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखना आप लोग, यही फ्लक्स मेरा कोइल 2 से चेंज है, यही फ्लक्स जो है मेरा, इसे कोइल 2 या सेकेंडरी बोल लीजिए आप लोग, यही फ्लक्स मेरा सेकेंडरी से लिंक्ड है। अब आप लोग देखिए, ये मेरा कोइल 1 का फ्लक्स है, ये जो मेरा फ्लक्स है कोइल 1 का फ्लक्स है, और यही जो फ्लक्स है मेरा कोइल 2 से लिंक्ड हो रहा है। फ्लक्स नेचर में कैसा, एसी सप्लाई, ट्रांसफार्मर पर हमेशा कैसी रहती है, एसी सप्लाई यहां पर गई, तो एसी ही फ्लक्स कोइल 2 से लिंक्ड हुआ। चेंजिंग फ्लक्स, एसी का मतलब चेंजिंग फ्लक्स कोइल 2 से लिंक्ड हुआ, जिसके कारण यहां पर एक ईएमएफ जनरेट हुआ, उसे मैंने नाम दे दिया E2, उसे मैंने यहां पर नाम दे दिया E2। अब E2 हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इसमें एक सेकेंडरी में, मैं डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी एक आई का करंट, आई की वैल्यू करंट फ्लो होगा। अब देखो, उस आई की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आप लोगों को देखना है, उस आई के कारण इस कोइल 2 का भी एक फ्लक्स होगा दोस्तों, ध्यान देना, उस आई के कारण इस कोइल 2 का भी अपना एक फ्लक्स होगा। I2 का फ्लक्स, इसे I2 कह दीजिए आप लोग, इसे I1 बोल दीजिए यहां पर। I2 का फ्लक्स, I2 का फ्लक्स होगा अपना, और वो I2 का फ्लक्स किसका अपोज करेगा, I2 का अपना फ्लक्स, I2 का अपना फ्लक्स, I2 का अपना फ्लक्स अपोज करेगा किसका, अपोज करेगा Φ1 का, Φ1 का। तो अगर Φ1 ऊपर को जा रहा है, तो Φ2 मेरा नीचे को आना चाहिए, किस नियम के अनुसार, लेंस लॉ के अनुसार। तो Φ2 जब दोस्तों नीचे आएगा, अब आप लोगों को राइट हैंड रूल मैंने आप लोगों को बताया है, राइट हैंड रूल मैंने आप लोगों को बताया, Φ2 मेरा नीचे आना है, तो लपेट उंगलियों की कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। तो आप लोग पहला टर्न आप लोग यहां पर देख लीजिए, फ्लक्स कब नीचे आएगा, जब उंगलियां आपने इस प्रकार से रखी होगी, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन यहां उंगलियों पर आप लोग दिखाओगे, तो इसका मतलब ऐसे जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये रही होगी, यहां पर ये, 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 और यहां पर ये इस प्रकार से निकली होगी, और इस प्रकार से निकली होगी, तो यहां पर इस प्रकार से। तो लोड में यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां पर एग्जिट हो रहा है, यहां से एंटर करा, तो यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, और यहां पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी हायर पोटेंशियल पर होगा, और ए लोअर पोटेंशियल पर, बी हायर और ए लोअर। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको लेंस लॉ पढ़ाने की कोशिश की है, मैंने यहां पर दिखाया आपको लेंस लॉ जो है, लेंस लॉ कहता है इफेक्ट अपोज द कोज। तुलना आप यहां से भी कर सकते हो, भारत के रहने वाले हो, सब लोग जानते हो पाकिस्तान अपोज करता है, तो जो प्रभाव है ना भाई, प्रभाव वो पाकिस्तान है, किसके कारण बना, भारत के कारण। तो कारण कौन है, भारत। तो जो प्रभाव होगा वो कारण का हमेशा क्या करेगा, अपोज। तो पाकिस्तान अगर भारत का अपोज कर रहा है, तो टेक्निकली लेंस लॉ द्वारा भी वो चीज प्रूफ होती है कि पाकिस्तान हमेशा भारत का अपोज करेगा, क्योंकि प्रभाव पाकिस्तान है, कारण उसका भारत है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, लेंस लॉ को मैंने ट्रांसफॉर्मर से भी पढ़ाया, स्टैटिक में भी बताया, डायनेमिक बताया। इसका मतलब लेंस लॉ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए भी एप्लीकेबल होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और लेंस लॉ क्या बताता है, लेंस लॉ बताता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन, करंट कह सकते हो बेसिकली। लेंस लॉ जो होता है, लेंस लॉ आपसे पूछे क्या बताता है, तो लेंस लॉ बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट की डायरेक्शन। ठीक दोस्तों। और दूसरी बात, ये
डायनेमिकली, ये डायनेमिकली प्लस स्टैटिकली, डायनेमिकली प्लस स्टैटिकली दोनों नियम, दोनों ही टाइप के इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो लेंस लॉ के बाद एक नियम और आता है जिसे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहते हैं। फ्लेमिंग्स, ये भी बेसिकली अगर इसकी बात की जाए, जो राइट हैंड, आप लोगों को मैंने लेफ्ट हैंड रूल बताया था, आप लोगों को मैंने बताया था लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स के दो नियम होते हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा राइट हैंड रूल। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हो, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल जो होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फोर्स फील्ड करंट, तो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा था। और ये नियम कहां पर एप्लीकेबल हो रहा था? इलेक्ट्रिक मोटर में। उसी तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करूं तो आपको इसमें अपना राइट हैंड इस प्रकार से होल्ड करना है, आपको अपना राइट हैंड इस प्रकार से होल्ड करना है कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। वहां पर लेफ्ट हैंड की तीनों ये हम परपेंडिकुलर कर रहे थे, यहां पर राइट हैंड की तीनों थंब, फोर फिंगर व मिडिल फिंगर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। और यदि ये मेरा थंब मोशन रिप्रेजेंट कर रहा हो, यदि ये थंब मेरा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा हो और ये फोर फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही हो, तो मिडिल फिंगर मेरी इलेक्ट्रिक करंट या फिर जनरेटेड ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाएगी। हम लोग देख सकते हैं यहां पर, इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे सपोज ये मेरा कोई नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, ये मेरा कोई यहां पर साउथ पोल है, ये मेरा कोई कोइल है, सिर्फ कोइल रखा है। पहले मैंने आपको मोटर का केस दिखाया था, तो मोटर के केस में हम लोग क्या कर रहे थे? अपनी साइड से, मोटर के केस में हम लोग अपनी साइड से करंट की वैल्यू दे रहे थे, क्योंकि मोटर करंट लेती है, जनरेटर करंट लेता नहीं, जनरेटर करंट देता है। तो आप लोग यहां पर देखोगे मैंने यहां पर करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ यहां पर कोइल दिखाई है और साथ साथ में क्या दिखाया? मैग्नेटिक फील्ड। अब साथ साथ में एक चीज और दिखाओगे, मोशन। भाई जनरेटर है, घुमाना अपनी साइड से पड़ेगा। जनरेटर है, आप लोग जानते होंगे, जनरेटर है, पावर हाउस पे किसी पे भी गए होंगे, पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद टरबाइन घूमती है और वो टरबाइन क्या घुमाती है? रोटर। तो ये रोटर ही तो हुआ एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि इसे हम लोग मोशन अपनी साइड से दे रहे हैं। सपोज मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं, मतलब ये मेरा कुछ इस प्रकार से है, ये मेरा इस प्रकार से, तो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे देखना आप लोग, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, लास्ट क्लास में बताया था। नीचे से देखोगे तो नीचे से देखने पे क्लॉकवाइज दिखेगा। ना तो मैं एंटी क्लॉकवाइज बता रहा आपको, ना क्लॉकवाइज बता रहा। ये इस तरह से मेरा कोइल था, आर्मेचर था, इसे इस प्रकार से घुमाया, ये घुमाया इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से आप लोग घुमाओगे तो मैं कह सकता हूं कि मोशन कुछ इस प्रकार से दिया है हमने। तो आप लोग देखना यहां पर फील्ड कहां है? ये फील्ड कहां रहा? ये इस तरह से। अब यदि इस पोर्शन पे बात करो तो फोर्स कहां लग रही होगी दोस्तों? जब ये ऐसे घूमा तो फोर्स यहां लगी होगी बाहर, है ना? फोर्स कहां लगी होगी? यहां बाहर इस तरह से। तो आप लोग राइट हैंड रूल अगर लगाओगे अब, तो राइट हैंड रूल में ये कहता है मोशन फील्ड करंट। तो यहां पर मोशन कहां हुआ? बाहर, फील्ड कहां हुआ? इधर। तो करंट कहां हुआ? ऊपर। करंट कहां हुआ? यहां पर ऊपर। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है कि यदि मैं अपना थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस्ड करूं और यदि थंब मेरा मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहा हो, फोर फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही हो, तो मिडिल फिंगर जो मेरी होगी वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगी? करंट की। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ये होगी मेरी। और दोस्तों इसे हम करंट भी कह सकते हैं, और इसे हम जनरेटेड ईएमएफ भी कह सकते हैं। आप लोग देखना, जनरेटेड ईएमएफ, ये मेरा सपोज ये मेरा कोई ईएमएफ है, ये मान लेते हैं इसे। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, ये यहां पर प्लस है, ये माइनस है, मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन ये लोअर पॉइंट पर रहा होगा, ये हायर पॉइंट पर रहा होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन की बात होगी वो डायरेक्शन ये कुछ इस प्रकार से होगी, लोअर टू हायर। यदि इसी प्रकार से मैं यहां पर ये एक अन्य ईएमएफ से बात कर लेता हूं, ये यहां पर माइनस कह देते हैं, प्लस कह देते हैं, तो जो डायरेक्शन होगी ईएमएफ की, जो डायरेक्शन होती है, ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो होती है लोअर टू हायर, मींस माइनस टू प्लस, इस प्रकार से। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो
कि जो मेरा करंट की डायरेक्शन वो कुछ इस प्रकार से रही है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन मेरा यहां माइनस रहा होगा, यहां क्या रहा होगा प्लस, तो ये मेरी किसकी डायरेक्शन रही होगी, ईएमएफ की। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मुझे ये कहता है, लिख लीजिए आप लोग कहीं पर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मुझे ये कहता है कि यदि मैं अपने, या मैं भी छोड़ लिया, आप नॉर्मल लिख लीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार यदि राइट हैंड को इस प्रकार से, यदि राइट हैंड को इस प्रकार से होल्ड किया जाए, यदि राइट हैंड को इस प्रकार से होल्ड किया जाए कि थंब कोमा फोर फिंगर व मिडिल फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देख लीजिए आप लोग, तीनों हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इसके भी है, इसके भी है, इसी प्रकार से ये इसके भी है और इसके भी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और थंब मोशन या फोर्स की, और थंब मोशन या फोर्स की व फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो तो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हो तो मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन शो करेगा। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन शो करेगा। ठीक दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो थोड़े से माइनर डिफरेंस होते हैं। लेंस लॉ जो था वो स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों के लिए था, लेकिन यदि मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसे हम ग्राफ से भी या डायग्राम से दिखाना चाहे तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये मेरा राइट हैंड है, सपोज ये मेरा राइट हैंड हुआ, ये मेरा थंब हुआ, ये मेरा फोर फिंगर कह लीजिए, मेरा मिडिल फिंगर, इस तरह से राइट हैंड जरूर लिख लेना। बहुत से लोग आर्ग्यू करेंगे किस तरह से हाथ बना दिया, ठीक है यार, समझ लो जैसा भी है यार, क्या फर्क पड़ता है, किसी का अंगूठा मोटा भी हो सकता है, किसी का छोटा भी, किसी का पतला भी, तो क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है पेपर में बस। ये मेरा थंब हुआ, ठीक, ये मेरा फोर फिंगर, ये मेरा मिडिल, ठीक। अगर ये चीज फोर्स या मोशन दिखाता हो, ये चीज फोर्स या मोशन की डायरेक्शन, ये चीज मेरा फील्ड की डायरेक्शन दिखाता हो, तो ये मेरा ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। देखो दूसरी बात, लेंस लॉ जो था, बार बार बता रहा हूं आपको, स्टैटिकली एज वेल एज डायनेमिकली दोनों जगह यूज होता था, लेकिन ये यदि मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात करूं तो ये नियम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में यूज होगा। और मुझे पता है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा कहां पर होता है, जनरेटर में। ट्रांसफॉर्मर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और यह रूल और सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो यह नियम लगेगा जनरेटर और मोटर में, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कौन बताएगा, तो ऑप्शन में होता लेंस लॉ, होता फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कभी कुछ। तो दोस्तों
और कई बार मेरा लगभग 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं, कहीं पर सही आंसर लेंस ला देता है, कहीं पर सही आंसर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देता है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, यदि उसने पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, तो सही आंसर होना चाहिए लेंस, क्योंकि लेंस डायनेमिकली भी है एज वेल एज स्टैटिकली भी है। लेकिन यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि जनरेटर में, पेपर में यदि क्वेश्चन आता है कि जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कौन देगा, तो सही आंसर होना चाहिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक दोस्तों, यहां पर जरूरी है आप लोग देख लेना, सिर्फ जनरेटर बोला तो ये, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला तो कंप्लीटली लेंस ला, क्योंकि स्टैटिकली में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम लोग क्या देते हैं, मोशन फील्ड करंट, यहां पर नॉर्मली करंट के नाम से बोलते हैं। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में पूछता फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मुझे क्या देता है, तो करंट की बजाय ज्यादा सही आंसर होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोग यहां पर शॉर्ट सर्किट नहीं करोगे, यहां पर मैं बार बार आपको बोल रहा था सर्किट मैंने पूरा कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, अगर मैं सर्किट पूरा नहीं करूंगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, सिर्फ एक ईएमएफ बन के रह जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ज्यादा एक्यूरेट आंसर होता है इसका। अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पूछे कि क्या बताएगा, तो सही आंसर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, अगर ऑप्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह नहीं है या इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप इंड्यूस्ड करंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ज्यादा बेटर होगा, किसके लिए होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। ठीक इसी प्रकार से लेंस लॉ में भी ज्यादा बेटर होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों ये सब बात जो थी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है इंडक्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि काफी मेन टॉपिक होता है वो भी। और हालांकि जब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाना शुरू किया था तो मैं सोच रहा था कि मैं ट्रांसफॉर्मर बेसिकली स्टार्ट करूंगा, उसके लिए सिर्फ पर्याप्त मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें इंडक्टर भी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ गया, मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, रिलक्टेंस वगैरह सब टर्म आ गए। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी यहाँ से पढ़िए, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आप लोग साथ साथ में पैरेलल में अटेंड कीजिए। जैसे ही समय मिलेगा, यानी एक हफ्ते के बाद जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देंगे, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देंगे, आपकी परफॉर्मेंस चेक करें कि मैं जितना आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं कहूंगा थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिए, बाकी आपको बुक, बहुत सारी बुक आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है। जेबी गुप्ता आप लोग देख सकते हो, वीके मेहता आप लोग देख सकते हो, गलगोट या राजपूत, या इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को टॉपिक पर, डिफरेंट टॉपिक पर मिल जाएंगे। आप लोगों में क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उन्हें करने के बाद आपकी जो सोच है टॉपिक के प्रति वो बदलेगी, आपकी अप्रोच अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे, वहीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं दोस्तों। खैर इस बारे में बात होगी आगे, तो अभी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का।